दोस्तों नमस्कार, अभिनंदन, आभार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी ठीक होंगे। वेलकम टू आवर चैनल, योर ऑनलाइन पार्टनर एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। टुडे वी विल डिस्कस ऑन ज्योमेट्री, ज्यामिति, जो काफ़ी पहले से भी आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। और सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ज्योमेट्री बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है। और आने वाले समय में हो सकता है कि ज्योमेट्री से आपका 3 से 4 क्वेश्चन दोनों पेपर में, सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में वहाँ से क्वेश्चन आए। और बाय द वे हम लोग ज्योमेट्री जब पढ़ना शुरू कर रहे हैं आज, तो धीरे धीरे करते करते हम लोग इसका जितना भी कंसेप्ट है और जितना भी थ्योरम है सारा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो कुल मिला के आप इस पर कंट्रोल कर पाएंगे। बाय द वे जब बात आती है ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री के बारे में एक कथन है, एक स्टेटमेंट था प्लूटो का। प्लूटो, अरस्तु, सुकरात नाम सुने ही होंगे आप लोग। तो प्लूटो का स्टेटमेंट था कि जिनको ज्यामिति समझ में नहीं आता है वो स्कूल नहीं आएंगे। इसी तरह कुछ स्टेटमेंट था उनका। ये बहुत पहले की बात है कि जिनको ज्यामिति समझ में नहीं आता है वो स्कूल नहीं आ सकते हैं, कि वो कल स्कूल नहीं आएंगे। इस तरह का स्टेटमेंट था उनका। मतलब जो है ज्योमेट्री को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। बाय द वे देखिए, इससे पहले जो भी चैप्टर आप पढ़े हुए थे तो उसमें था क्या, कुछ का कैलकुलेशन आप मन में ही कर लेते थे, उससे वहाँ से उसका आंसर दे देते थे। लेकिन ज्योमेट्री क्या सब्जेक्ट है कि इसका क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पेन लेना ही पड़ेगा, और पेन से आपको ड्रॉ करने के बाद फिर उसके बाद आप थ्योरम अप्लाई करिए जो अप्लाई करिए, लेकिन आपको फिगर जो है एटलीस्ट बनाना ही पड़ेगा। तो ये ज़रूरी है आपका ज्यामिति में। तो ज्यामिति बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आज हम जस्ट ज्योमेट्री का जो इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, कुछ टर्म्स है जो आपको थ्योरम बाद में समझने में आसानी होगी। बाय द वे बहुत टफ क्वेश्चन आता ही नहीं है। सिंपल आपका जो ट्रायंगल से कुछ क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन रहता है ट्रायंगल से ही, या फिर कुछ इस तरह का फिगर देगा कि वहाँ से आप उसका एंगल निकालना है। और कुछ यदि एंगल से कुछ क्वेश्चन रहता है तो इजी क्वेश्चन रहता है। आप हमसे जुड़िए और देखेंगे कि आप आसानी से इसको कवर कर पाएंगे। तो ज्योमेट्री का जो टर्म्स है, फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं। पहले ज्योमेट्री जो आपका कोई भी कंस्ट्रक्शन का वर्क है तो उसको ज्योमेट्री के अंदर में आ जाता है। तो ज्योमेट्री का सबसे जो छोटा पॉइंट है उसको पॉइंट कहते हैं, बिंदु। जैसे हो गया आपका पॉइंट, ये कहा जाता है बिंदु। बिंदु जैसे कोई आप एक पॉइंट बना दिए, यही हो गया बिंदु। अब इसमें इसका लेंथ नहीं है, विड्थ नहीं है, हाइट नहीं है, तो इसलिए इसको बिंदु कहा जाता है, ठीक है। जैसे आप सर्किल पढ़ते थे तो सर्किल के बीच में एक सेंटर होता था, तो यहाँ पे इसका कंसेप्ट यहीं से है। या फिर कहीं ABC, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, तो ये जो पॉइंट बन रहा है जहाँ से आपका दोनों जो लाइन है वो जॉइंट है, तो ये जो ABC है ये वर्टेक्स कहा जाता है, बिंदु मतलब शीर्ष है। A शीर्ष है, B शीर्ष है और C भी शीर्ष है, तो ये जो है क्या है, वर्टेक्स कहा जाता था। या फिर इसको ये पॉइंट कह सकते हैं आप। A पॉइंट है, यहाँ B भी पॉइंट है, C पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? जहाँ पे दो लाइन मिल रहा है। तो पॉइंट का कंसेप्ट यहीं से आता है, ठीक है। तो ये रहा आपका बिंदु। आशा करते हैं आप लोगों को इसके बारे में पता ही होगा। यदि तो कुल मिला के इसको आप रिवीजन के तौर पे इस क्लास को ले सकते हैं। मैं भी इस क्लास में जो भी होगा वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आता है, हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपका पॉइंट। पॉइंट के बाद आता है आपका लाइन। लाइन के बारे में देखिए, लाइन बोलिए या स्ट्रेट लाइन बोलिए, ये होता है रेखा कह सकते हैं आप उसको। अब लाइन ही कहते हैं तो लाइन आपको लगेगा कि ये जो है कोई एक ऐसा लाइन जो दोनों तरफ से इन्फिनिटी तक जाए, तो वो आपका क्या हो जाता है, लाइन। इसको स्ट्रेट है तो इसको हम लोग कह देंगे स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। स्ट्रेट लाइन बोल दीजिए, सीधी रेखा बोले या सरल रेखा कह दीजिए, ये क्या हो जाएगा, सरल रेखा, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन हो गया। इसी को यदि हम मान लीजिए
कि जिग जैग करके दे देते हैं। जिग जैग मतलब कि पूरा टेढ़ा मेढ़ा, तो ये कौन सा हो जाएगा, कर्व लाइन। क्या कौन सा लाइन हो जाएगा, इसको कहेंगे कर्व लाइन, वक्र रेखा, कर्व लाइन। क्या कहेंगे, वक्र रेखा, मतलब वक्र टेढ़ा मेढ़ा जो है आप वहां से जा रही है। अब ये क्लियर हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया और आपका और कर्व लाइन हो गया। अब लाइन हो सकता है कुछ लाइन ओपन हो, जैसे ये यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे बंद हो गया, तो ओपन लाइन कह देंगे इसको। यदि ये कहीं से मान लीजिए सर्किल एक बना दिए, तो जहाँ से हम शुरू किए थे वहीं पे क्लोज कर दिए, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लोज लाइन भी कर सकते हैं। ये लाइन का डिफिनीशन है, बाय द वे आप कहेंगे तो इसको सर्किल, लेकिन जब लाइन की बात करें तो यहाँ से शुरू किए हम यहीं पे खत्म कर दिए, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू एंडिंग पॉइंट, तो वो आपका क्या हो जाएगा, क्लोज लाइन। ठीक है, बंद रेखा। ये क्या हो जाएगा आपका, जो ओपन है तो वो ओपन लाइन, खुली हुई और खुला हुआ जो रेखा होगा कर्व लाइन हो गया। जस्ट जो कर्व है, स्ट्रेट लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, सरल रेखा। अब यहाँ पे देखिए, अब इसी में स्ट्रेट लाइन का यदि कोई एक पॉइंट ले लें हम बीच का, मान लीजिए ये इतना बड़ा स्ट्रेट लाइन होगा, वो तो बहुत लंबा होगा, तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग कह देते हैं लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। ये जो ए बी पॉइंट हो गया आप उसका, उसको हम लोग कह देते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो या रेखाखंड कह सकते हैं इसको, लाइन सेगमेंट को हिंदी में कहते हैं रेखाखंड। ठीक, तो ये आपका लाइंस का डेफिनेशन हो गया। अब कितने तरह का लाइन होता है वो भी हम देखेंगे अभी। बाय द वे लाइन का प्रॉपर्टीज देख लीजिए। स्ट्रेट लाइन का जो प्रॉपर्टीज होता है, जहाँ से जैसे कोई भी एक पॉइंट रहे, तो एक पॉइंट से कितना लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे कोई भी एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से कितना लाइन ड्रॉ किया जा सकता है, आप देखेंगे तो इन्फिनाइट, बहुत सारा लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि किसी भी एक पॉइंट से कितना नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कितनी सरल रेखाएं जो हैं खींची जा सकती है। तो आप क्या बोलिएगा कि इन्फिनाइट नंबर्स, अनंत। ठीक है, तो यदि आपका पूछ दे कि दो लाइन है, तो दो लाइन से कितनी स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है, दो पॉइंट से, दो बिंदु से कितना आपका सरल रेखा खींची जाएगी, बस एक, केवल एक, क्योंकि दोनों मिलाने के लिए आपको जो है बस एक लाइन ही ड्रॉ किया जा सकता है, दो पॉइंट को। ठीक है, सेकेंड लाइन कुछ हो नहीं सकता। तो इस केस में जो है इन्फिनिटिव अनंत लाइंस, इसमें जो होगा बस एक लाइन आप जो है ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी में देख लीजिए एक पॉइंट है, यहाँ जो हम लोग लाइन का डिफिनीशन कहते हैं कि दोनों तरफ इन्फिनिटी तक जाती है। यही यदि रे का बताएंगे, किरण जो होती है, वैसे किरण का मतलब ही लगता है कि एक जगह से लाइट हो और वहाँ से प्रकाश दूसरी तरफ जाए। तो ये जो है यहाँ पे आपका सोर्स रखा हुआ है, इधर से प्रकाश जा रही है, इसको कहते हैं रे। रे का मतलब होता है किरण। मतलब ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन जो है दोनों तरफ से इन्फिनिटी तक जाती है, और रे जो हुआ आपका एक पॉइंट से शुरुआत होने के बाद एक तरफ ही ये इन्फिनिटी तक जाती है। और जो लाइन सेगमेंट हुआ वो बस एक खास जो डिस्टेंस है, जैसे ए बी है, तो इसको हम लोग लाइन सेगमेंट कहेंगे। इसमें किधर भी आप कहीं भी आप एरो आप नहीं देंगे। ठीक है, चलिए, तो इसमें जो हमारे पास डिफिनीशन है कि एक रेखा में कोई एक स्ट्रेट लाइन लीजिए, तो उसमें कितनी बिंदु हो सकती है। यदि एक लाइन ड्रॉ की है हम लोग, तो उसमें कितनी बिंदु हो सकती है। तब एक लाइन है तो जितना बड़ा ही है उतना बड़ा लाइन होगा, तो कितना पॉइंट हो सकता है, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो एक रेखा को ड्रॉ करने के लिए कम से कम कितना बिंदु चाहिए, तो 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट रहेगा तब तो हम लोग वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसका जो लेंथ होगा लाइन का, जो इन्फिनिटी होगा, मतलब जितना लंबा आप ड्रॉ कर सके उतना लंबा होगा। ठीक है, चलिए
तो ये रहा आपका स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो स्ट्रेट लाइन जो है अब देख लिए, और दूसरा आप जो जिगजैग लाइन हम लोग ड्रॉ किए हुए थे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए, और जो कर्व लाइन था वो देख लिए। नेक्स्ट देखिए कंकरेंट लाइन। कंकरेंट लाइन किसको कहा जाता है? इसको कहा जाता है संगामी रेखा। संगामी रेखाएं, इसका मतलब होता है जैसे बाय द वे देखिए, दो स्ट्रेट लाइन यदि रहे तो वो क्या हो सकता है? पैरेलल हो सकता है, या फिर दो स्ट्रेट लाइन जो है एक दूसरे को काट सकती है। नहीं तो दो सरल रेखा एक दूसरे को काट सकती है, या फिर पैरेलल हो सकती है, या फिर इस तरह का कुछ केस यदि हो जाए जो कि, लेकिन ये भी देखिए यदि आप इसको बढ़ाएंगे तो ये जरूर काटेगी। तो यहाँ पे दो ही कंडीशन आपका आया, जो दो स्ट्रेट लाइन या तो पैरेलल हो सकती है या फिर एक दूसरे को काटेगी। तीसरा यदि आप देखें कि यदि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही दूसरा स्ट्रेट लाइन हो जाए, वो ही केस हो सकता है। मतलब पूरा जितना पॉइंट है उसका जो है कॉमन होगा। तो जो हम लोग इक्वेशन बनाते थे ax प्लस बी वाई प्लस सी, और दो इक्वेशन सॉल्व करते थे जहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो जाता था। तो उस केस में क्या करते थे कि इसका इन्फिनाइट नंबर सॉल्यूशन होगा। बाय द वे यदि इसको ग्राफिकल अप्रोच पे देखते तो हमारे पास यही सीन आता था। आपको याद होगा कि हम लोग जब जो रैखिक समीकरण था, जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, तो हम लोग वहाँ पे था ना हमारे पास कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल यदि 0 हो, और दूसरा आप a2x प्लस b2y प्लस c2 0, वहाँ पे हमने एक कंडीशन मेंशन किया था कि a1/a2 इज इक्वल टू यदि b1/b2 हो इक्वल टू c1/c2 हो जाए तो कितना सोल्यूशन होगा? इनफिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। ये हमने बात किया था वहाँ पे। तो बाय द वे ये एक भी स्ट्रेट लाइन है इक्वेशन, ये भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, तो जब ये कंडीशन आता है तो दोनों जो है सेम हो जाता है, एक ही जगह पे लाइन आ जाती है। इसलिए हम लोग कहते थे कि इसका जो है इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो बाय द वे यहाँ पे कंकरेंट लाइन की बात हम लोग कर रहे हैं। कंकरेंट लाइन का मतलब होता है कि एक पॉइंट से गुजरने वाली, जैसे मैंने मान लीजिए लाइन 1 बोल दिए, यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट लिए, इधर से फिर से लाइन 2 हो गया, तो एक पॉइंट से गुजरने वाली जो सारी लाइन है उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंकरेंट लाइंस, संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं, ये जो L1, L2 और L3 है, सारा जो है एक ही पॉइंट से होके गुजर रही है, तो इसलिए कहेंगे इसको कंकरेंट लाइंस। L1, L2 एंड L3 आर कंकरेंट हियर। ठीक है, ये हो गया आपको संगामी रेखाएं। नेक्स्ट, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पैरेलल रेखा के बारे में बात कर रहे थे। तो पैरेलल लाइंस मतलब हो गया समांतर रेखाएं। समांतर रेखा क्या? जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा सब समय एक बराबर होगा। मान लीजिए यदि यहाँ पे डिस्टेंस है तो यहाँ पर भी d डिस्टेंस होगा। मतलब ये हो गया कि पैरेलल लाइंस जो है कभी भी काटेगी नहीं, कहीं भी उसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी एक लाइन दूसरे लाइन को। मतलब ये हो गया कि ये जाती रहेगी, ये भी जाती रहेगी। जैसे हम लोग देखते हैं ट्रेन का जो पटरी होता है तो वो तो आपका टेढ़ा भी होता है, सीधा भी होता है। तो एक तरह से उसको कह सकते हैं कि ये जो है आपका दोनों पटरी कहीं नहीं कटती है कि नहीं। तो उस केस में जो है वो पैरेलल लाइन से ही उसको कहा जा सकता है। तो जहाँ पे सब जगह जो है सेम डिस्टेंस रहे, यहाँ पर भी जहाँ भी बढ़ाने के बाद भी सेम डिस्टेंस रहे, तो उसको हम लोग पैरेलल लाइंस कहते हैं। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस बोलिए या फिर समांतर रेखाएं कहिए, एक ही बात है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कोइंसिडेंट लाइन। अभी जो हम आपसे बात कर रहे थे जिसके बारे में, कोइंसिडेंट लाइंस मतलब हो गया कि एक लाइन है, उसके ऊपर ही दूसरा लाइन है, दोनों लाइन जो है यहीं पे है, ए बी या फिर सी डी। तो ए बी लाइन जो है
या सी डी, अच्छा ए बी लाइन है तो इसको हम लोग इस तरह से भी नोट कर सकते हैं, ये लाइन है, देखिए ऊपर में लाइन का सिंबल दे दिए, तो ए बी लाइन सी डी लाइन दोनों जो है आपका यहाँ पे आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ए बी लाइन सी डी लाइन दोनों एक ही लाइन पे हो तो उस केस में जो क्या कह सकते हैं, कोइंसिडेंट लाइन, या फिर आप कह सकते हैं संपाती रेखाएं। क्या कह सकते हैं, कोइंसिडेंट, माने एक ही जगह पे एक ही लाइन हो। इसका जो है नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसी का जो होता था, हमारा केस आ जाता था, इसलिए हम लोग कहते थे कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस या इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, इसी के बारे में हम लोग बात करते थे। तो कोइंसिडेंट लाइन हो और वो ये हो जाएगा। कंकरेंट लाइन कौन सा हो जाएगा आपका, जो संगामी रेखा है जो एक ही पॉइंट पे काटे। पैरेलल लाइन समझ ही गए। नेक्स्ट देखते हैं स्लैंट लाइन, तिर्यक रेखाएं। यदि कहीं आप पैरेलल लाइन की बात करें, जैसे एक लाइन है, ये लाइन है, तो ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, मतलब ये हो गया कि ए बी पैरेलल टू सी डी। पैरेलल का सिंबल ये ऐसे ही दिखाते हैं हम लोग, ए बी पैरेलल टू सी डी। और यदि कहीं पे इस परपेंडिकुलर का यदि सिंबल हो तो ये 90 डिग्री होता है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे ए बी सी डी, तो हम दिखा सकते हैं कि ए बी जो है और सी डी के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, तो इसको कहेंगे परपेंडिकुलर लाइंस, मतलब हो गया ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है। और जब इस तरह का केस होगा, पैरेलल का केस होगा, तो उसको बोलेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी समांतर है सी डी के, और ए जो है, ए बी जो है यहाँ पे लंब है किस पे, सी डी पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर लाइंस, ये हो गया आपका पैरेलल लाइंस। इसका यूज हम लोग देखेंगे बाद में। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे स्लैंट लाइंस। तो जब पैरेलल लाइन की बात हो, स्लैंट लाइंस, ये इसको कहा जाता है तिर्यक रेखाएं। तो स्लैंट लाइंस का हो गया, जैसे दो पैरेलल लाइन है आपका, दो समांतर रेखाएं हैं, इसको जो तीसरी लाइन यदि इस तरह से काटे तो ये जो लाइन होगा क्या होगा, तिर्यक रेखा है। इसको क्या कहेंगे, स्लैंट लाइंस कहिए, या फिर बोलिए तिर्यक रेखा, ठीक है। इसका प्रॉपर्टीज हम देखेंगे इसमें, और आगे काफी सारा प्रॉपर्टीज होगा। एकांतर अंतः कोण का है, संगत कोण का है, अल्टरनेट एंगल वाला कंसेप्ट सब है, अपोजिट एंगल कंसेप्ट सब, वो सब देखेंगे हम लोग बाद में। अभी बस यही समझिए कि दो पैरेलल लाइन को यदि एक लाइन यदि काटे तो इस लाइन को कहते हैं स्लैंट लाइन। और ये जो पैरेलल था, पैरेलल का सिंबल कैसे देंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी, और ये जो यहाँ पे जो है क्या परपेंडिकुलर है, इसको क्या कह देंगे, ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है। तो ये रहा आपका स्ट्रेट लाइन। अब एंगल क्या होता है, ये सिंपल आज इंट्रोडक्शन क्लास है, आनंद आएगा आपको, आशा करते हैं। ये सब तो पढ़े ही होंगे, तो देखते हैं। जैसे नेक्स्ट ले लीजिए आप एंगल। एंगल का मतलब होता है कोण, ठीक है। जैसे कोई भी दो लाइन ले लीजिए, ये देखिए, तो इसके बीच जो झुकाव होता है इसी को कहा जाता है एंगल, ठीक है। मान लीजिए थीटा है, तो थीटा को क्या बोलेंगे, एंगल, ठीक है, एंगल। अब मान लीजिए कि ये O है, ये A है, ये B है, तो एंगल कैसे पढ़ेंगे इसको, AOB पढ़ेंगे, एंगल AOB बोलिए। यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि AOB, या फिर एंगल BOA बोलिए, इससे भी यही इसी एंगल को डिनोट कर रहा है, BOA। या फिर सीधा यदि इसका नाम हम थीटा दे दिए तो या फिर इसको थीटा बोल दिए, सब एक ही बात है। यही सब नाम मान लीजिए कभी कभी 1 2 3 करके दे दिया जाएगा, तो उस समय उस एंगल का नाम वही हो जाएगा। या फिर इस केस में यहाँ पे एंगल O कह सकते हैं आप, लेकिन एंगल O कहने से क्या कन्फ्यूजन बनता है, अभी इस एंगल की बात कर रहा है या इस एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। तो जब आप AOB कहते हैं तो पूरा क्लियर लगता है, थीटा एंगल कहते हैं क्लियर लगता है, BOA कहते हैं क्लियर लगता है, लेकिन जब केवल एंगल O कह देंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। बाय द वे, जिस तरह का फिगर है वहाँ से देखने से लग रहा है कि एंगल O जो होगा बस आपको इसी को डिनोट करता है, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए बेटर होगा या तो थीटा या फिर इस तरह से यूज करना, ठीक है।
ये हो गया आपका एंगल। तो अब एंगल की हम बात करते हैं, तो जैसे कोई भी एक पॉइंट है, ये देखिए इस पॉइंट पे कितना टोटल एंगल बनता है, ये जो है देखिए ये जो होगा टोटल 360 डिग्री एंगल होता है। मान लीजिए यहाँ पे ओ ए बी लाइन दे दीजिए कोई, तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम कितना डिग्री एंगल हो सकता है, देखिए या तो आप इधर से लाइन ड्रॉ करिएगा, इधर से इधर से इधर से इधर से, तो कुल मिला के जो है मैक्सिमम जो होता है एक पॉइंट पे कितना एंगल बन सकता है 360, ठीक है। और तो यदि एक स्ट्रेट लाइन की बात करें तो इस पे इसका आधा हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा तो मतलब कितना हो गया इसका 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसके ऊपर 180 डिग्री और इसके नीचे 180 डिग्री, मतलब टोटल 360 डिग्री हो गया। अब इसका यदि 4 भाग हम कर दें, मतलब क्या हो गया, ये कितना हो जाएगा 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। तो ओवरऑल यदि एक स्ट्रेट लाइन है तो किसी एक पॉइंट पे कितना एंगल हो रहा है 180 डिग्री। यदि परपेंडिकुलर लाइन है, मतलब परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है 90 डिग्री, ए ओ बी ये हो गया आपका परपेंडिकुलर लाइन, और या समकोण कह सकते हैं, परपेंडिकुलर एंगल हो गया आपका समकोण, और ये हो गया स्ट्रेट लाइन एंगल जो आपका स्ट्रेट लाइन का रेखा पे कितना बनेगा, ठीक है। तो इसका हम लोग देखते हैं कि कितने तरह का हो सकता है एंगल, ठीक है। इसका टाइप्स भी पढ़ना होता है। अब देखिए, तो टाइप्स ऑफ एंगल्स, कोण का जो है कितना टाइप होगा, क्या क्या टाइप हो सकता है, आप लोग पढ़ते होंगे न्यून कोण त्रिभुज, मतलब उसका होता है एक्यूट एंगल। सबसे पहले रहता है न्यून कोण त्रिभुज, सॉरी न्यून कोण सिंपली हम लोग वैद्य त्रिभुज में भी इस तरह का टाइप होता है, इसलिए तो वैद्य हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, न्यून कोण जो आपका है क्या है एक्यूट एंगल, जो एक्यूट मतलब ही होता है छोटा, एक्यूट एंगल मतलब हो गया जो यदि सारा एंगल जो है इसका ऑल एंगल जो भी है आपका, अच्छा सॉरी ये यदि थीटा जो होगा लेस देन 90 डिग्री होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, वो न्यून कोण है। क्या कहेंगे हम लोग उसको, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल होगा। एंगल जो है वो 90 डिग्री से छोटा होगा, जिसको बोलेंगे हम लोग ये जो है एक्यूट एंगल है, ठीक है, या न्यून कोण है। तो अब क्वेश्चन आता है कि यदि आप 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। तो दूसरा ले लीजिए, क्या कहेंगे, समकोण, मतलब हो गया ये राइट एंगल। अब 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरह से, ये जो हमारे बीच का एंगल बन रहा है कितना बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका समकोण। ये पहला वाला था क्या, न्यून कोण जो 90 से छोटा था, ये हो गया आपका राइट एंगल, ये जो 90 डिग्री हो गया। अब नेक्स्ट केस क्या आ जाएगा कि जो 90 से बड़ा हो, ठीक है, तो जो 90 से बड़ा हो उसको कहा जाता है अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर, अधिक कोण जो एक एंगल जो है इस जो एंगल जो है आपका 90 से छोटा हुआ तो वो न्यून कोण, 90 डिग्री के बराबर हो गया तो समकोण, और 90 डिग्री से यदि बड़ा हो गया तो आपका क्या हो गया अधिक कोण, ठीक है। ये क्या हो गया अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल, इसको आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल हो गया 90 से बड़ा, ठीक है, और 180 से छोटा, या इसको लिख दीजिए कि ये जो होगा 180 से छोटा होगा, ठीक है। 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा यदि हो तो उसको कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल
अब स्ट्रेट एंगल से ही आपको लग रहा होगा, इसको क्या कह सकते हैं, सरल रेखा का कोण, मतलब ये हो गया आपका, इसको वैदिक में कहा जाता है ऋजु कोण। इसको क्या कहा जाता है, ऋजु कोण। या फिर सीधा आप जानिए कि ये जो एक लाइन है उस पर किसी भी एक पॉइंट पे कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। ठीक है, कितना बनेगा, वो एंगल होगा 180 डिग्री, ऋजु कोण। ये जो है आपका यहाँ पे एंगल जो बनेगा कितना, 180 डिग्री। नेक्स्ट अब है 180 डिग्री से यदि बड़ा हो तो उसको रिफ्लेक्स एंगल, ये डिफिनीशन है। तो 180 से बड़ा हो, 360 से छोटा हो तो उसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल कह दीजिए बृहत कोण, मतलब बड़ा वाला जो कोण हुआ, जस्ट नाम दिया हुआ है तो सीख लेते हैं। मतलब क्या हो गया, ये एंगल इससे बड़ा हो गया, 180 डिग्री से जो एंगल हुआ वो बड़ा हुआ और 360 से छोटा हुआ। अब क्वेश्चन आता है 360 को क्या कहेंगे, तो 360 को कहता है संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल कह सकते हैं आप इसको, कंप्लीट एंगल हो सकता है। डिफिनीशन कभी आ जाए तो बाय द वे ये रिफ्लेक्स एंगल तक आता है। ये क्या हो गया, 360 डिग्री का जो भी कंप्लीट एंगल बनता है उसको क्या कहा जाता है, संपूर्ण कोण कहिए इसको, संपूर्ण कोण। ठीक है, अब देखिए ये तो था सिंपल डिफिनीशन। अब एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है उस पर हम लोग बात करते हैं। इसका पहला जो आपका है जिससे एग्जामिनेशन में आता है, कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल ये हो गया आपको, उसको कह सकते हैं पूरक कोण, या कह सकते हैं आप इसको कोटि पूरक कोण कहिए या पूरक कोण कहिए, एक ही बात है, पूरक कोण कह दीजिए या फिर इसको कोटि पूरक कह सकते हैं, एक ही बात है। या फिर इसको ये जो है एक कहा जाता है समपूरक कोण। ठीक है, अब कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है, देखिए यदि कोई भी एंगल मान लीजिए ड्रॉ कर दिए, ये थीटा होगा और ये मान लीजिए θ1 कह देते हैं इसको, θ1। यदि कभी भी θ1 प्लस θ2 यदि मिलके आपका 90 डिग्री हो तो एक एंगल को दूसरे एंगल का क्या कहेंगे, पूरक कोण। एक एंगल को दूसरे एंगल का क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल। जैसे मान लीजिए कि कोई एक एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, तो उसका कंप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, वही 45 भी हो जाएगा। ठीक है, या फिर मान लीजिए एक एंगल दिया हुआ हो 30 डिग्री, तो इसका कंप्लीमेंट्री मतलब दो का सम जो है, दो को जोड़ने के बाद 90 होना है। तो यदि ये 30 है तो इसका कंप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 60 एग्जैक्टली। मतलब दोनों को जोड़ के हमको क्या 90 करना है। ये आपका कंप्लीमेंट्री एंगल का डिफिनेशन है, पूरक कोण। अब बोल देगा कि एक एंगल दूसरे एंगल का पूरक है तो उसका सम क्या होगा, 90 होगा। या एक एंगल दिया हुआ रहेगा आपको 30 डिग्री, तो दूसरा एंगल उसका पूरक कोण क्या होगा, तो उसका कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो 30 दिया हुआ है तो उसका पूरक कोण क्या हो जाएगा, 60, 90 माइनस 30। उसी तरह उसी कंसेप्ट है कंप्लीमेंट्री एंगल का। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन देखिए, यहाँ पे कोई एक ले लिए, इसको कह दिए हम θ1, इसको कह दिए θ2, तो दोनों का जो सम होगा वो क्या है, 180 डिग्री। तो θ1 ये दोनों का जो ऐड करने के बाद 180 हो जाए, जोड़ने के बाद यदि 180 हो जाए तो बोलेंगे θ1 को बोलेंगे θ2 का क्या बोलेंगे, समपूरक कोण। समपूरक कोण मतलब दोनों को जोड़ने के बाद 180 होना चाहिए। तो यहाँ से यदि हम कहें कि हमारे पास एक एंगल का मेजरमेंट है 100 डिग्री, तो इसका संपूरक कोण क्या होगा, तो दोनों को जोड़ने के बाद 180 होना चाहिए। तो एक आपका 100 है तो दूसरा 80 डिग्री होगा ऑब्वियसली।
यही कंसेप्ट है। दो एंगल को जोड़ने के बाद यदि 90 हो तो एक एंगल जो है दूसरे एंगल का क्या कहेगा, कंप्लीमेंट्री एंगल, कोटि पूरक कोण या पूरक कोण। और सप्लीमेंट्री एंगल जो है क्या हुआ, जब दो एंगल को जोड़ने के बाद 180 डिग्री हो, इस केस में देख लीजिए तो उसको कहेंगे θ1 जो है θ2 का सप्लीमेंट्री होगा। 100 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 80 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 100 डिग्री। ठीक है, यहां से आपका काफी क्वेश्चन आता है। ठीक है, सीधा सीधी बोल देगा कि इसका संपूरक इसका संपूरक, दोनों को जोड़ के बताइए, तो वहां से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग एडजेसेंट एंगल। अब ये सिंपल सा है, जो आस बगल अगल का जो एंगल हुआ, जैसे आप यहाँ पे देख रहे थे। ठीक है, ये जो θ1 और θ2 जो आसपास का जो एंगल हुआ उसको क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल कहेंगे, आसन्न कोण। क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण। या फिर जैसे कोई चतुर्भुज होता था, तो चतुर्भुज में क्या करते थे, ये तो हुआ आमने सामने की भुजा, और ये जो होता था हमारा क्या हो जाता था, आसन्न भुजा कहते थे उसको। ठीक है, एडजेसेंट साइड मतलब ये और ये, एडजेसेंट साइड का मतलब हो गया ये और ये आसन्न भुजा। ये हो गया आपको अपोजिट वाला जो भुजा होता था वो आमने सामने की भुजा। ये जो होता था ये और ये हो जाता था आसन्न भुजा। तो उसी तरह यहाँ कंसेप्ट है, आस अगल बगल का जो कोण है उसको कहेंगे हम लोग क्या, आसन्न कोण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ये हम लोग आगे काफी कंसेप्ट आएगा, या कह सकते हैं अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, या कहिए इसको क्लियरली मेंशन करने के लिए वर्टिकल अपोजिट एंगल। कुछ नहीं है, मतलब है कि यदि दो लाइन, ये लाइन देखिए हमारे पास है ए बी और सी डी, नाम दे दिए हम इसका। दो लाइन जब एक दूसरे को काटती है तो जो आमने सामने का जो कोण बन रहा है उसी को कहते हैं अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। ये एक जो है और ये, जैसे यहाँ पे θ1 और θ2 आमने सामने का जो है, ये θ1 θ2 क्या हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। या फिर θ3 बोलिए, इसको θ4 बोल दिए, ये भी आपका क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ इस केस में क्या होता है कि θ1 इज इक्वल टू θ2, जो आमने सामने का जो कोण होता है वो बराबर होता है, θ1 इक्वल टू θ2 एंड θ3 इक्वल टू θ4। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट दिए θ3 इक्वल टू θ4, ये आपका क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, और यहाँ आप जब ध्यान से देखिएगा तो ये एंगल और ये एंगल का सम जो है आपको θ2 प्लस θ3 दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, है कि नहीं। ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है आपका, तो θ2 प्लस θ3 हो जाएगा आपका 180 डिग्री, और यहाँ पे θ1 और θ2 जो है इक्वल होगा, θ3 और θ4 जो है वो इक्वल होगा। यही आपका शीर्षाभिमुख कोण बोलिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अल्टरनेट एंगल। ये हो गया आपका शीर्षाभिमुख कोण का कंसेप्ट। अब एडजेसेंट एंड अल्टरनेट एंगल, एडजेसेंट, इसको ध्यान से देखिएगा, एडजेसेंट एंगल बोलिए या फिर अल्टरनेट एंगल बोलिए, दोनों अलग अलग चीज है, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं संगत और एकांतर कोण। संगत कोण बोलिए, ये एडजेसेंट एंगल संगत कोण, और ये जो हो गया आपका क्या हो गया, एकांतर कोण। ठीक है, अब इसका क्या डिफिनीशन देखिए, दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसको कोई एक लाइन जो है स्लैंट लाइन काटी, इसको दो पैरेलल लाइंस है ए बी पैरेलल टू सी डी,
ठीक है, उसको यदि एक लाइन यदि आपकी काटती है तो ये एंगल और ये एंगल कहलाएगा संगत कोण, एडजेसेंट एंगल। ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल, ये एंगल एडजेसेंट एंगल, और ये एंगल ये भी एडजेसेंट एंगल। ठीक है, मतलब यदि इसका कोई हम नाम दे दें तो 1 2 3 4, ठीक, 5 6 7 8 नाम दे देते हैं। तो 1 का जो है एडजेसेंट एंगल जो होगा संगत कोण, 1 का संगत कोण क्या हो जाएगा 5, 2 का संगत कोण 6, 3 का संगत कोण 7, और 4 का जो होगा संगत कोण क्या हो जाएगा 8। क्लियर, ये हो गया आपका संगत कोण, एडजेसेंट एंगल। अब अल्टरनेट एंगल क्या होगा, तो ये जो देख रहे हैं आप 1 5, तो ये सारे में इक्वल का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, जो संगत कोण होता है वो इक्वल होता है, 1 = 5, 2 = 6, 3 = 7, 4 = 8। ये एंगल जो है आपका इक्वल होगा। दो पैरेलल लाइंस को जब एक कोई स्लैंट लाइन काटती है, कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो उस केस में जो है संगत कोण जो है सब बराबर होता है। ठीक है, और एक ये जो एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल क्या हुआ, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 का अल्टरनेट एंगल हो गया आपका 8, 5 का क्या हो जाएगा 3, ये हो गया 2 का हो गया आपको 8 ये, और 3 का हो गया 5। तो ये जो हो गया आपका एडजेसेंट एंगल बोलिए, संगत कोण बोलिए, और ये जो हो गया 2 = 8 एंड 3 = 5, ये क्या हो गया एकांतर कोण। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं 2 = 8, 3 = 5। ठीक है, यहां से और एक थ्योरम आ जाएगा क्या कि एकांतर अंतः कोण का योग जो है 180 डिग्री होता है। थ्योरम, ये थ्योरम किसको कहते हैं, जो ऑलरेडी प्रूव्ड है उस, ठीक है, मतलब उसमें हाँ ना की कोई बात नहीं है, ये होता है तो होता है, और उसके लिए जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो भी दिया जा सकता है, प्रूव्ड हो चुका है अभी तक, वो उसमें अब कभी कोई चेंज नहीं होगा, तो उसको हम लोग थ्योरम कहते हैं। इस थ्योरम एग्जाम से सब पे आपका जो है पेडागोजी से में कुछ क्वेश्चन आता है, देखेंगे हम लोग जब उसमें जाएंगे। तो बाय द वे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 3 + 8 जो आपका हुआ, ये जो इसको कहते हैं एकांतर अंतः कोण, इंटरनल एंगल। ठीक है, एकांतर अंतः कोण ये जो आपका, तो 3 + 8 जो होगा ये 180 डिग्री हो जाएगा, और 2 + 5 जो है वो भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 2 + 3 जो है दोनों मिला के 180 होगा, और 2 + 3 और 2 जो है बराबर है 8 के, तो 3 + 8 मिलके कितना होगा 180। सिंपल बात है, इसका प्रूफ भी कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा एडजेसेंट एंगल और अल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट। ठीक है, चलिए इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट जब हम आपके एग्जामिनेशन में क्या आता है, जैसे कोई दे दिया कुछ कंस्ट्रक्शन कर दिया ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल या फिर स्ट्रेट लाइन का, तो एक एंगल दे देगा, उसमें पूछ देगा कि ये एंगल क्या होगा, तो उसको कुछ थ्योरम लगा के पता करना होता है कि एंगल क्या होगा। तो जब आपको याद रहेगा तभी तो आप अप्लाई कर पाएंगे, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, एडजेसेंट एंड अल्टरनेट एंगल को। अब जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है क्या कि वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक से 28 डिग्री अधिक है। कोटि पूरक याद है आपको, पूरक कोण, पूरक कोण का क्या मतलब है, θ1 + θ2 = 90 डिग्री। यही तो हमारा जो कंप्लीमेंट्री एंगल था, पूरक कोण। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक से 28 डिग्री ज़्यादा हो। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, मतलब मान लेते हैं कि θ2 जो है एक जो है दूसरे से 28 डिग्री ज़्यादा हो, तो एंगल निकालना है, दोनों एंगल क्या क्या होगा, तो θ2 को प्लेस कर दीजिए, तो θ1 + θ2 की जगह पर हम यही डिग्री रख देते हैं,
90, तो 2 थीटा 1 इज इक्वल टू 90 माइनस 28। सो थीटा 1 यहाँ से आपको कितना हो जाएगा, देखिए 62/2 मतलब 31 डिग्री हो गया। अब एक जी 31 हुआ तो दूसरा क्या हो जाएगा आपको 31 प्लस 28 जो भी होगा, एक आपका एंगल हो गया 31 और दूसरा हो गया आपको 31 में 28 जोड़ दीजिए, कितना हो रहा है 59 डिग्री। अब दोनों को जोड़ के देख लीजिए 90 तो हो गई, ठीक है। तो इस तरह का जो है आपका कभी पूछ देगा कि ये एंगल दिया हुआ है, इसका आप पूरक कोण कैसे निकालिएगा, या फिर दे देगा आप इसका समपूरक कोण कैसे निकालिएगा। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। पेपर 1 में भी काफ़ी क्वेश्चन आया हुआ है, पेपर 2 में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आज इसको देख लीजिएगा और बिठा लीजिएगा। नेक्स्ट डे हम लोग जो है ट्रायंगल के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आज एक बार फिर से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। और ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पहले का था कि सारा बैलेंस देता था, अभी का जो क्या है मेंसुरेशन पे ज़्यादा फोकस है और ज्योमेट्री पे ज़्यादा फोकस है। मेंसुरेशन में भी 3 से 4 क्वेश्चन दे देगा, ज्योमेट्री से भी 3 से 4 क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ज्योमेट्री के नेक्स्ट पार्ट के साथ, और उसमें हम लोग क्या देखेंगे तो ट्रायंगल के बारे में जो कंसेप्चुअल पार्ट है और ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में। तो इसी के साथ धन्यवाद।